जी हां, बात इस बार के नीतीश राज की, जो कि बीजेपी छाप नजर आ रहा है। जी हां, नीतीश कुमार ने फिर से बिहार की कमान तो संभाल ली है। बीजेपी कोटे से 7 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, जिसमें से तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। जेडीयू कोटे से 5 मंत्रियों ने शपथ ली है, तो गठबंधन साझीदार हम से संतोष मांझी और वीआईपी के मुकेश साहनी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। यानी कि बिहार में नीतीश कुमार की टीम तो बन गई, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि गृह मंत्रालय किसके कोटे में जाएगा? कार्मिक मंत्रालय की कमान आखिर कौन संभालेगा? सूबे का वित्त मंत्रालय खुद नीतीश अपने पास रखेंगे या फिर बीजेपी के कोटे में जाएगा? सत्ता के लिए ग्रहों का संयोग इस तरह बना कि नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री के तौर पर भले ही उनके नाम पर कोई शक नहीं था, लेकिन बीजेपी को उप मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करने में बहुत समय लगा। मैं तारकिशोर प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि बीजेपी कोटे इससे पहले कि आपको बीजेपी का फ्यूचर प्लान डिकोड करें, उससे पहले ये भी जान लीजिए कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में किसको किसको जगह मिली। जेडीयू कोटे से विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, मेवालाल चौधरी, शीला मंडल। वहीं बीजेपी कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री के अलावा अमरेंद्र प्रताप सिंह, मंगल पांडे, राम सूरत राय, रामप्रीत पासवान, जीवेश मिश्रा ने मंत्री पद की शपथ ली। हिंदुस्तान आवामी मोर्चे से संतोष मांझी भी नीतीश सरकार में मंत्री बने। संतोष मांझी जीतन राम मांझी के बेटे। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं किसी द्वारा स्थापित भारत के संविधान। गठबंधन में साझीदार मुकेश सहनी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार की टीम तैयार है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि बिहार गठबंधन में बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में आ चुके नीतीश कुमार तालमेल कैसे बिठाएंगे? नीतीश कुमार जी देश के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिन्हें किसी प्रदेश में 7वीं बार शपथ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नीतीश कुमार जी के व्यवहार स्वभाव को जो लोग जानते हैं और जो उनसे परिचित हैं, वो स्वीकारते हैं कि चुनौतियों को झेलने में और पूरा करने में उनको बड़ा आनंद आता है। मुझे लगता है कि जो इस बार का कार्यकाल है वो पहले से ज़्यादा चुनौती वाला भी होगा, लेकिन ज़्यादा दिलचस्पी वाला होगा, जिसमें नूतन बिहार की संरचना को लेकर के, नवीन बिहार की संरचना को लेकर के वो पहले से ज़्यादा सक्रिय हों। मुझे याद है मैं 2000 में भी नीतीश जी जिस समय पहली बार मुख्यमंत्री बने, उस समय भी बीजेपी की संख्या उनसे लगभग इसी तरह की थी। हमने उस समय भी मुख्यमंत्री माना और हमारे नेताओं ने कहा कि अगर कम भी आएगा तो ये मुख्यमंत्री यही होंगे, तो आज मैं मुख्यमंत्री माना हूं। इसलिए कोई दबाव नहीं, कोई बड़े भाई छोटे भाई नहीं, एनडीए की सरकार है। सियासत के कई रंग देखने वाले नीतीश कुमार अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि आगे की राह आसान नहीं, लेकिन एक सच ये भी है कि नीतीश कुमार के पास ज्यादा राजनीतिक विकल्प नहीं बचे। अब ये भी समझना जरूरी है कि बीजेपी ने 2 उप मुख्यमंत्री क्यों बनाए और इसके पीछे रणनीति क्या है। नई टीम होगी, इस बार नया टीम है। हर बार कुछ न कुछ नयापन आता है। सुशील मोदी सर दिस टाइम। तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री बिहार, रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बिहार। शपथ ग्रहण से 48 घंटे पहले बिहार में भी बहुत कम लोग इन दोनों नामों से परिचित होंगे, लेकिन कटिहार से विधायक तारकिशोर प्रसाद और बेतिया से विधायक रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया। दरअसल तारकिशोर प्रसाद वैश्य समुदाय से आते हैं, सुशील मोदी के करीबियों में से एक माने जाते हैं। सुशील मोदी को हटाने से बीजेपी से वैश्य वोटर न छिटके, इसलिए तारकिशोर को विधानमंडल दल का नेता बनाया गया। तारकिशोर प्रसाद की सीमांचल में तगड़ी पकड़ बताई जाती है। मैं तारकिशोर प्रसाद। गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने 16 वैश्य प्रत्याशियों को टिकट दिया, जिसमें से 15 ने जीत दर्ज की। ऐसे में बीजेपी वैश्य वोटर्स को नाराज करने का जरा भी जोखिम नहीं लेना चाहती।
देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। वहीं अगर रेणु देवी की बात करें तो अमित शाह की टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी। चंपारण इलाके में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता। इस चुनाव में एनडीए की जीत में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही। ऐसे में बीजेपी ने रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाकर महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की। महिलाओं के सशक्तिकरण में हमारी पार्टी ने केंद्र से लेकर राज्य तक काम किया है और हमारी जो 15 वर्षों तक या 13 वर्ष का हम समूह का कार्यकाल रहा माननीय नीतीश कुमार जी के साथ, उसमें भी नारी सशक्तिकरण को हम सबों ने काफ़ी एक मुकाम तक पहुंचाया है। बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी अति पिछड़ा समुदाय की नोनिया जाति से ताल्लुक रखती। आरएसएस से जुड़े संगठन दुर्गा वाहिनी से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुकी। रेणु देवी राम मंदिर आंदोलन से लेकर बीजेपी की 1992 में जम्मू कश्मीर तिरंगा यात्रा में शामिल रही। ऐसे में रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने महिलाओं को संदेश देने की कोशिश की है कि देश की आधी आबादी के हक सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार में ही सुरक्षित है। नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अब उनके सामने चुनौती है बिहार के 10 करोड़ से अधिक लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की। बिहार के लोगों को डबल इंजन सरकार से बहुत उम्मीद है, तो नीतीश कुमार के सामने चुनौती एक ऐसी सरकार चलाने की है जिसमें संख्या बल के मामले में उनकी भूमिका बड़े भाई से छोटे भाई की हो चुकी है, लेकिन सरकार में उन्हें भूमिका बड़े भाई वाली ही निभानी है। अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार, पटना न्यूज़ 24। वैसे नीतीश कुमार आज जिस मकाम पर खड़े हैं, उनकी सियासी यात्रा कई घुमावदार पड़ावों से होते हुए यहां तक आज पहुंची है। वो बिहार में पहले ऐसे शख्स बन गए हैं जिन्हें 7 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का मौका मिला। पहली बार तो नीतीश सिर्फ 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार शपथ 2 मार्च सन 2000, दूसरी बार शपथ 24 नवंबर 2005, तीसरी बार शपथ 26 नवंबर 2010, चौथी बार शपथ 22 फरवरी 2015, पांचवी बार शपथ 20 नवंबर 2015, छठवीं बार शपथ 27 जुलाई 2017, सातवीं बार शपथ 16 नवंबर 2020। इसे कहते हैं राजयोग, इसे कहते हैं सत्ता के लिए ग्रहों का मेल। नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेकर इतिहास रच दिया। हर बार उनके सीएम बनने की कहानी बहुत ही रोचक रही। मैं नीतीश कुमार ज्ञान करता हूं के द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 3 मार्च साल 2000। न जाने कब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले हुए थे, लेकिन उनका यह सपना पूरा हुआ 3 मार्च साल 2000 को। मैं नीतीश कुमार ज्ञान करता हूं के द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वो भी 7 दिनों के लिए। इसके बाद नीतीश दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट हो गए और बिहार में विधानसभा के अगले चुनाव का इंतजार करने लगे। नवंबर 2005 में नीतीश कुमार को दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेने का मौका मिला। नीतीश कुमार को लोगों ने बिहार को विकास के राह पर ले जाने के लिए वोट दिया था। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने अपना इरादा साफ कर दिया। देश में ये जनमत बनना चाहिए कि इन 2 प्रकार के मामलों में फर्क किया जाना चाहिए। राजनीतिक मामले अगर किसी पर चल रहे हैं तो उनको ऐसे ही दागी नहीं कह देना चाहिए। हाँ, किन्हीं के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले हों, आपराधिक मामले हों, भ्रष्टाचार के मामले हों, जब तक वो बरी नहीं हो जाते हैं तब तक उनको सरकार का पद नहीं ग्रहण करना चाहिए। नीतीश ने सबसे पहले सूबे की कानून व्यवस्था दुरुस्त करनी शुरू की। नौकरशाही को नियम कायदे में रहते हुए बेखौफ होकर फैसला लेने की आजादी दे दी। 5 साल में नीतीश ने अपने काम के बदौलत हिंदुस्तान की राजनीति में विकास पुरुष और सुशासन बाबू के तौर पर पहचान बनाई। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने आरजेडी का सूपड़ा साफ कर दिया। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ली। अपनी छवि और वोट बैंक को लेकर बेहद संजीदा नीतीश साफ साफ कहने लगे कि बिहार में एक ही मोदी काफी है। बीजेपी के साथ भीतर खाने तलखी बढ़ती जा रही थी।
देश की राजनीति 2014 के आम चुनाव की ओर बढ़ रही थी। बीजेपी ने जैसे ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया, नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़ने का फैसला कर लिया। तक बिहार का जो ये गठबंधन था, इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं था, तब तक ये ठीक ढंग से चला। जब बाहरी हस्तक्षेप करने की कोशिश हुई, इसमें कठिनाई उत्पन्न हुई। 17 साल पुराना बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूट गया। नीतीश भी नई राह पर थे। 2015 लोकसभा चुनाव में मोदी सुनामी ने जेडीयू और आरजेडी की सियासी जमीन तहस नहस कर दी। ऐसे में हार की जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अपने करीबी जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। सीएम के कुर्सी पर बैठते ही मांझी की महत्वाकांक्षा भी उड़ान भरने लगी। अपने विवादास्पद बयानों की वजह से वो लगातार चर्चा में रहने लगे। यहां तक कि मुख्यमंत्री मांझी नीतीश सरकार के फैसले भी पलटने लगे। ऐसे में मांझी को हटाकर नीतीश फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने। ये उनकी बतौर मुख्यमंत्री चौथी शपथ थी। मोदी सुनामी से निपटने के लिए लालू यादव और नीतीश कुमार ने हाथ मिला लिया। कांग्रेस भी महागठबंधन की छतरी के नीचे आ गई। 2015 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला। 5वीं बार नीतीश ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली तो उनकी सरकार में लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मंत्री बने। लेकिन 2017 आते आते लालू कुनबे के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले सामने आने शुरू हुए तो आरजेडी और जेडीयू के बीच तल्खी बढ़ी। ऐसे में आरजेडी से नाता तोड़ते हुए इस्तीफा दे दिया। इधर जेडीयू का महागठबंधन से नाता टूटा, उधर बीजेपी ने नीतीश को समर्थन दे दिया। बीजेपी के समर्थन से छठी बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वो तारीख थी 27 जुलाई 2017। नीतीश कुमार की राजनीति कई घुमावदार मोड़ से होते हुए आगे बढ़ी। 1985 में पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 6 बार लोकसभा के लिए चुने गए। कभी लालू यादव के करीबियों में से एक हुआ करते थे नीतीश कुमार, लेकिन वक्त का चक्र ऐसा घूमा कि 1994 में लालू और नीतीश की राहें अलग हो गईं। उसके बाद नीतीश कुमार ने नई राह पर चलते हुए हिंदुस्तान की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। चुनाव प्रचार के दौरान उनकी नाव मझधार में दिख रही थी तो उन्होंने भावनात्मक कार्ड खेलने में जरा भी देरी नहीं लगाई। और नीतीश कुमार की किस्मत का सत्ता कनेक्शन देखिए कि वो 7वीं बार बिहार के सीएम के तौर पर शपथ लेकर बिहार के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिशों में जुट गए हैं। पटना से अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार, न्यूज़ 24। बात अगर विपक्ष की करें तो एक कहीं ना कहीं महागठबंधन में इस वक्त महाभारत दिखाई दे रही है, क्योंकि राजनीति में हार और जीत अपने अपने हिसाब से तर्क गढ़ लेती हैं और तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला महागठबंधन बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया। ऐसे में महागठबंधन में महाभारत सामने आने लगी है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने हार का ठीकरा कांग्रेस के सिर पर फोड़ा तो उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी आला कमान को आईना दिखाने की कोशिश की। ऐसे में महागठबंधन की महाभारत पर बीजेपी और जेडीयू को चुटकी लेने का मौका मिल गया। जो हम लोग बोलते हैं उसको करते हैं और एक एक चीज को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते हैं। यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। सवालों के मद्देनजर आप चैन से नहीं रह पाएंगे क्योंकि बिहार ने आपको खारिज कर दिया था। मैं तो सर्वप्रथम नीतीश जी को बधाई दूंगा। 7वीं बार के लिए चुनौती है। नीतीश कुमार की चुनौती खुद नीतीश कुमार है। हमारे हृदय में उनके लिए बहुत सम्मान है। 100% खड़े उतरेंगे नीतीश कुमार जी और पूरी सरकार। सत्ता से चूकने पर सियासत में अंजाम क्या होता है, इसका नमूना भी बिहार में साफ साफ दिख रहा है। महागठबंधन में हार पर विश्लेषण जारी है तो एक दूसरे के सिर हार का ठीकरा भी फोड़ने का खेल भी तूफानी रफ्तार से चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी। तेजस्वी यादव की तमाम कोशिशों के बाद भी महागठबंधन सत्ता तक नहीं पहुंच पाया। ऐसे में आरजेडी ने ट्वीट किया, आरजेडी शपथ ग्रहण का बॉयकॉट करती है। बदलाव का जनादेश एनडीए के विरुद्ध है। जनादेश को शासनादेश से बदल दिया गया।
बिहार के बेरोजगारों, किसानों, संविदा कर्मियों, नियोजित शिक्षकों से पूछे कि उन पर क्या गुजर रही है। एनडीए के फर्जीवाड़े से जनता आक्रोशित है। हम जनप्रतिनिधि हैं और जनता के साथ खड़े हैं। आरजेडी साफ साफ कह रही है कि जनादेश नीतीश कुमार के खिलाफ है। जेडीयू के इस रवैये का जवाब देने के लिए बीजेपी की ओर से मोर्चा संभाला गिरिराज सिंह ने। आरजेडी ने लोकतंत्र का अपमान किया है। राजभवन ने उन्हें आमंत्रण दिया, वो अभी भी अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। और समारोह तो होगा, शपथ समारोह, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, तब तो कल ये कहेंगे कि सदन में नहीं जाऊंगा क्योंकि सदन में नीतीश कुमार होंगे। ये बचकाना हरकत है। इस बीच आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने हार का ठीकरा कांग्रेस के सर फोड़ दिया। अभी इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते हैं भाई, इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते हैं। क्या राहुल गांधी नहीं, आप जो है राहुल, यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? आप जो है आरोप तो ये लग सकता है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है जिस ढंग से अपना कारोबार चला रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही है। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने भी लोहा गर्म देखकर कांग्रेस पर हथौड़ा मारने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस पार्टी अपने पुराने सिंड्रोम से बाहर नहीं निकल रही है। जब ये समूचे देश में राज करती थी और सारे राज्यों में राज करती थी, अब परिस्थितियां बदल गई हैं। अब ये अपने न्यूनतम स्कोर की तरफ अग्रसर है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में ये मुख्य विपक्षी दल भी नहीं बन पाया है, ये अवसान की ओर है और ग्रास रूट पे अब कोई वर्कर नहीं बचा है। ये फेवर सीकर्स का संगठित ग्रुप बन करके रह गया। बिहार में कांग्रेस के स्ट्राइक रेट और रणनीति को लेकर विरोधी तो सवाल उठा ही रहे थे। खुद कांग्रेस के भीतर से आवाज बुलंद किया कपिल सिब्बल ने। कपिल सिब्बल ने इंडिया एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि देश के लोग न केवल बिहार में बल्कि जहां भी उपचुनाव हुए, जाहिर तौर पर कांग्रेस को एक प्रभावी विकल्प नहीं मानते। ये एक निष्कर्ष है। आखिर बिहार में एनडीए का विकल्प आरजेडी ही थी। हम गुजरात में भी सभी उपचुनाव हार गए। लोकसभा चुनाव में भी हमने वहां एक भी सीट नहीं जीती थी। यूपी के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों ने 2% से भी कम वोट हासिल किए। गुजरात में हमारे 3 उम्मीदवारों ने अपनी जमानत खो दी। हालांकि मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस इन सबकों को लेकर आत्मनिरीक्षण करेगी। बिहार चुनाव और देश के अलग अलग हिस्सों में हुए उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस किस राह आगे बढ़ेगी, ये उसका अंदरूनी मामला है। लेकिन बीजेपी नेताओं को लगता है कि अगर कांग्रेस ऐसी ही रही तो कमल को फायदा होता रहेगा। देखिए, ये बहुत अच्छी खबर है और मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने जो विश्वास जताया है और उस विश्वास पर पूरी तरह खड़े उतरेंगे। एनडीए ने पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद चुनाव से पहले भी था और चुनाव के बाद भी मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का पूरा साथ मिलेगा। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये दशक बिहार का दशक होगा, बिहार में जो भी अपेक्षा है बिहार की जनता की, उस पर 100% खड़े उतरेंगे नीतीश कुमार जी और पूरी सरकार। कहा जाता है कि सियासत में हार जीत के बाद अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से तर्क गढ़ लिए जाते हैं। ऐसा ही बिहार में भी हो रहा है, जब महागठबंधन के भीतर से तीर कांग्रेस की ओर आने लगे। ऐसे में बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा तेजस्वी की राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी एक विशेष वोट की राजनीति करती है, इसलिए इसे पूरे बिहारी समाज का लोकप्रिय समर्थन नहीं मिल पाता। दरअसल अनिल कुमार शर्मा का निशाना तेजस्वी के उस बयान पर था जो उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान दिया। जी का जब राज था तो गरीब सीधा तान के बाबू राहुल जी, प्रियंका जी राजनीति जिस तरह की करते हैं उसमें हमें तो बहुत सूट करता है। और सही बात है, जैसे चुनाव आता है तो 2-4 मीटिंग उटिंग कर लेते हैं, 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा छुट्टी के मूड में रहते हैं। और बिहार के चुनाव में तो ऐसे भी कांग्रेस के नेता ऐसे ऐसे गए जो गूगल पे तलाश रहे थे बिहार को। तो 70 विधानसभा में 70 सभा नहीं कर सके। ये शिवानंद तिवारी जी ने कहा। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से चल रही है, जिस राह से चल रही है, ये चलती रहे, ऐसी शुभकामना है उनको। पटना से दिल्ली तक एक दूसरे पर निशाना साधने का खेल शुरू हुआ तो आरजेडी की तरफ से मनोज झा सामने आए। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये उनकी निजी राय है, आधिकारिक नहीं है। और मैं पूरे
ईमानदारी से ये कह रहा हूं कि हमारी पार्टी का मानना है कि विश्लेषण की अपनी जगह होती है, अपना वक्त होता है। हम बेहतर सिनर्जी से लड़े, बेहतर समन्वय से लड़े, और बेहतर सिनर्जी और बेहतर समन्वय में कहाँ कोई चूक रह गई इसका विश्लेषण होगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी हम कांग्रेस के साथ रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि इसको जैसे बाकी दलों में भी लोगों की निजी राय होती है, तो शिवानंद जी की ये निजी राय मानी जाए। हमारा अपना मानना है कि किसी भी आकलन का एक वक्त होता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अच्छी तरह जानते हैं कि चुनाव में हार जीत बड़ी बात नहीं, उनकी पार्टी अगर सत्ता से दूर रह गई तो सिर्फ कुछ वोटों के फासले से। ऐसे में तेजस्वी यादव पूरी गंभीरता से बिहार की सियासत पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि सियासत में हवा का रुख बदलते देर नहीं लगती और हवा का एक तेज झोंका उनकी पार्टी को बिहार की सत्ता में भी पहुंचा सकता है। पटना से सौरभ कुमार के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो महागठबंधन की हार के बाद बात मंथन की हो रही थी, लेकिन उससे पहले ही महाभारत शुरू हो गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।